उन्होंने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं चॉइस के कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ। कल डाका सिर्फ समरियाल के अवाम की राय पे नहीं डाला गया, डाका आपकी इज्जत नफ्स पे डाला गया है, आपके वजूद पे डाला गया है, आपको इंसान नहीं समझा गया। अब तो ये हुआ कि पोलिंग एजेंट्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया, फॉर्म जेल से निकाल के पेश कर दिए गए, उन फॉर्मों के मुताबिक डब्बों को भरा गया या भर दिया जाएगा अगले चंद दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जानिब महाज गर्म है। मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, जबकि बैरूनी महाज पर पाक भारत सिफारती जंग का एक बार फिर के हमने देखा है कि आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच ने PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी है और उनकी जीत के मार्जिन की बात की जाए तो 38,000 वोटों से ज़ायद का मार्जिन है, उन्हें शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको अब इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि अवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि कल एक बार फिर से वोट पर डाका डाला गया और वोट पर यह डाका अवाम और रियासत पर हमला है। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया जा चुका है और एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं जिसकी क़यादत बानी PTI अडयाला जेल से खुद करेंगे। अब क्या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि एक मौसर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाई जा सके, जबकि इससे कबल भी PTI का हर किस्म का एहतजाज ट्राई कर चुकी और सबसे इसकी जो अहम और बड़ी मिसाल है वो 26 नवंबर का एहतजाज आपको याद होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि बैरूनी महाज पर पाक भारत सिफारती जंग का जो आगाज़ हुआ है उसमें भारतीय जारियत को बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द अमरीका में मौजूद है और इसके साथ साथ मुलाकातों का वहाँ पर आगाज़ हो चुका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की गई, उन्होंने भारत को आड़े हाथों भी लिया और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ये वफ़द है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, ये वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर और सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उनके सफ़ीरों से मुलाकातें भी करने जा रहा है। इसके अलावा OIC के सुफरा से मुश्तरका जो इजलास है उससे भी खिताब करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का दूसरा वफ़द वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की सरबराही में मॉस्को का दौरा कर रहा है और रूस को भी भारतीय जारयत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेगा। और यह भी याद रहे कि सिफारती मुहिम के लिए भारत पहले ही अपने 7 पार्लिमानी वफूद जो है अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में भेज चुका है। शिकस्त खुर्दा भारत बदस्तूर जारहाना रवैया भी अपनाए हुए है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके खित्ते पर खुसूसन असरात क्या होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए वहाँ से इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर ताहिल खलील सिंधु साहब, जिनका ताल्लुक है नून लीग से। इसके साथ साथ तर्जुमान PTI नियाजुल्लाह नियाजी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बानी PTI के तर्जुमान हैं और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले नियाजुल्लाह नियाजी साहब, ये बात तहरीक इंसाफ भी मानती है, तमाम स्टेक होल्डर्स मानते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है और ये भी जो मौजूदा सूरत हाल में हमने ताज़ा भारत को शिकस्त दी है, एक तरफ महाज वो सरगर्म है, तहरीक इंसाफ को क्या ज़रूरत पड़ी कि एक बार फिर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया और ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ ने जितनी भी तहरीकें चलाई हैं वो नाकाम रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में चाहिए और मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद हम भी यही कह रहे हैं। जब अवाम ने एक लीडर पे एतमाद किया और अवाम ने वोट दिया, उस वोट को चुरा लिया गया और उसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीके से अपनी तहरीक जो है उसका आगाज़ किया। लेकिन आपको पता है कि जो जुल्म, जबर, तशद्दुद जिस तरीके से हम फेस कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने ना दें तो कहेंगे लोग नहीं निकलते, लोग तो बाहर निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान का जो वोट है वो इमरान खान चारों सूबों का सिंबल है, निशान है यूनिटी की। ये हर आदमी को पता है कि 8 फरवरी को फॉर्म 45 पे इलेक्शन कौन जीता है। अगर आप उस आदमी को जो एक मुल्क का सिंबल है, जो यूनिटी की अलामत है, न सिर्फ चारों सूबों की बल्कि GB और आज़ाद कश्मीर का भी, अगर आप उसको दीवार के साथ इस तरह लगा के आप कहें कि जी हम हुकूमत चलाते हैं और वो भी आप फॉर्म 47 पे, आपके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है। आईन पाकिस्तान प्रियम्बल अवाम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव की बात करती, अवाम ही इस मुल्क की हुक्मरान है और आप इस तरह करेंगे तो क्या आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
हमने अदलिया की तहरीक भी चलाई, क्या वो हमें इजाज़त ये भी नहीं देती कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें अपना राइट लेने के लिए? वो राइट जो 8 फरवरी को चुराया गया हमारा राइट, वो उसके लिए हम अगर आवाज़ उठाना चाहें। आपने देखा कि उस असम्बली से जो 26वीं तरमीम हुई, जिसके पास एक तो मैं कहता होता हूँ कि वो लोग जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, फिर मेरे साथ वकील साहब बैठे संधू साहब, आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नंबर ऑफ द हाउस, आपके पास नंबर ऑफ द हाउस भी नहीं है, एक आपके पास सेनेट का इलेक्शन नहीं होता। आप आके 26वीं तरमीम में आके अदलिया को जो आज़ादी है विच इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी आप छीन सकते हैं। तो अब जब मुल्क में आईन ना हो, कानून भी ना हो, एक आदमी को आपने 180 मुकदमात में अंदर रखा हो, उस तक कोई रसाई ना हो, और आप कहें, और उसने जो स्टेटमेंट दी, मैंने आपकी बात कर रहा हूं, तो ये मामला जो आप कह रहे हैं मेरी कौम और हम यकजा हैं, इलेक्शन और मैंडेट आपका चोरी हुआ, नंबर 1 ये तो की पे साबित जरूरी यकीनी तौर पर साबित तो करना पड़ेगा आपको, और दूसरा जो भी गिले आप कर रहे हैं इस निज़ाम से या हुकूमत से, तो आपको तो ऑफर की गई थी कि आप हुकूमत बना लें किसी के साथ मिलकर, तो इस ऑफर को कबूल अगर कर लेते आप तो हालात मुख्तलिफ ना होते, आपके गिले भी जो आप कर रहे हैं ये भी ना करते आप। हम देखें, आपने दो चीज़ों को मिक्स, आपने कहा इंडिया और सियासी स्टेबिलिटी। इंडिया के खिलाफ तो हमने पूरा पैगाम दिया कि पूरी कौम, इमरान खान ने कहा कि मेरे पूरी कौम, मेरी पार्टी सारे मुतहद हैं इंडिया के खिलाफ, और आपने मेरा ख्याल है 3 साल इमरान खान की हुकूमत में भी देख लिया जो हमने इंडिया को रिस्पांस किया, 3 घंटे के अंदर इमरान खान ने रिस्पांस किया। जहाँ तक आप पॉलिटिकल, हमारी पॉलिटिकल राइवली है, उसको आप इकट्ठा नहीं जोड़ सकते कि जी ये इंडिया के साथ इसको नहीं, मैं उसके साथ जोड़ नहीं रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इत्तेफाक बड़ा जरूरी है, तो उस सूरत हाल में आप तहरीक चला रहे हैं। और दूसरा सवाल मैंने काउंटर क्वेश्चन ये किया था कि अगर आप हुकूमत बना लेते, तो आप जो गिले कर रहे हैं अभी, ये गिले शायद आप कर ना रहे होते, तो हुकूमत बनाने की जो ऑप्शन थी उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया तरीके इंसाफ? नहीं, मैं बताता हूँ, हुकूमत हम बना रहे तो हमारे पास मेजॉरिटी थी, हम क्यों गिले? जब जिसके पास मेजॉरिटी हो वो हुकूमत बनाए, अगर इनके पास भी मेजॉरिटी, हमारा कोई गिला ना होता। आप उस पार्टी को जिसका आप मैंडेट चुरा लेते हैं और उनको साथ बिठाएं कि मुज़ाकरात भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क में ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। आपने आवाम से जाके पूछे ना, आवाम की एक आदमी से पूछे तो वो क्या कह रहा है कि हमने वोट, आवाम ने कल फैसला सुनाया ना ज़िमनी इंतखाब में। जी हाँ, बिल्कुल सुनाया, हमें पता है वो, क्योंकि फाखर को वोट 24,000 पहले भी जीता था, कल का भी हमें पता है, हमने तो पहले बता दिया था। अब तो गवर्नमेंट में कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आना है, अब तो फॉर्म 47 बनाना बहुत आसान हो गया है ना, ठीक है ना। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, जो सवाल था मेन के पहले भी तहरीक इंसाफ की जानिब से और बानी पीटीआई ने जितनी भी एहतजाजी कॉल दी थी वो नाकाम रही हैं, तो इस दफ़ा क्या हिकमत अमली है कि एहतजाज कामयाब हो आपका, और इसका मकसद भी मुझे ज़रा फरमा दीजिएगा। देखिए, मैं बताता हूँ कि नाकाम आप नहीं कह सकते। जब आप लोगों को बुनियादी हकूक भी छीन लें, आपसे भी छीने गए हैं पीका एक्ट के जरिए, अब जब लोगों की आवाज़ पे पाबंदी लगा दें, आप जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दें, तो लोगों, आप, मुझे पता है, मैं वकील हूँ, मेरे खिलाफ 4 पर्चे हैं, मेरा ख्याल है मैं अदलिया की तहरीक में भी रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी के खिलाफ 4 पर्चे हैं, तो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन लोगों के साथ जो जुल्म, जबर, तशद्दुद हो रहा है उससे लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है कि लोग बाहर निकलेंगे तो लोग पूरा पाकिस्तान निकल पड़ेगा। और इंशाअल्लाह तहरीक जो होती है ना वो टाइम लेती है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इमरान खान की आवाज़ पे निकलेंगे, और इस वजह से निकलेंगे कि वोट उनका चोरी हुआ पूरे पाकिस्तान में। आप सिंध में देख लें, 20 सीटें ली, वो चुरा ली गई, तो लोग अपने राइट्स के लिए कभी भी आराम नहीं करेंगे, लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह। चलें, लोग निकलेंगे। अब देख लेते हैं, हमने हालात पहले भी देखे, जो मुतादिद कॉल्स देखी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हमने देखा कि तहरीकें उस तरह से जो आपका जब मकसद ही हासिल ना कर पाए तो वो तहरीकें फिर नाकाम तहरीकें कहलाती हैं। सेनेटर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, जिस तरह आपने भी गुफ्तगू सुनी, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि हमें एहतजाज करने का हक तो यकीनी तौर पर उनको हासिल है, आइनी तौर पर भी, लेकिन उनका गिला यह है कि एहतजाज करने नहीं दिया गया। और आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक दी गई है, कामयाब हो पाएगी वो? बहुत शुक्रिया। विदाउट मोस्ट रिस्पेक्ट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से, मेरे सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, वेरी कमिटेड पर्सन विद हिज पार्टी, लेकिन मैं 1-2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने इंडिया की जो बात की, इंडिया के जो मोदी है वो अनप्रडिक्टेबल आदमी, मैं उसको मरदूदी कहता हूँ।
वहां पे ना तो हमने इन पे एहसान किया ना इन्होंने हम पे एहसान किया है। वो पाकिस्तान की खातिर हम सब इकट्ठे हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल सही बात। और कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है, और हमने जिस तरह से उनको सफारती तौर पर आइसोलेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड था पहलगाम का वाकया, और उसके बाद उन्होंने हमारी सिविलियंस पे हमला किया, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया, हमारी मसाजिद को शहीद किया। तो उसका जो जवाब दिया फौज ने, हमारी पाक फौज ने और अपना एयरफोर्स ने और दूसरी बड़ी फौज ने, वो बड़ा टाइमली जवाब दिया और बड़ा करारा जवाब जिसको कहते हैं वो दिया। नंबर 2, आपने कहा कि एहतजाज, बिल्कुल डेफिनेट एहतजाज इनका राइट है। जो आर्टिकल 15 इन्होंने पढ़ा उसके साथ ही एक और आर्टिकल है, और आर्टिकल 15 में ये है कि सब्जेक्ट टू लॉ, और आर्टिकल 19 क्या कहते हैं कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड शैल बी फ्रीडम टू प्रेस सब्जेक्ट टू एनी reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of the Islam or in the integrity, security or defense of the Pakistan or any part thereof friendly relations with foreign states, public order, decency or morality। तो ये सारी चीजें उसके साथ मिला के पढ़नी पड़ेगी। अगर हम आधा पढ़ेंगे तो उससे तो बात नहीं बनेगी। अब भी इनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं बड़ी ही इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ अपना न्याजुल्लाह न्याजी साहब से, कि वो कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। खासतौर पर 9 मई का वाला हम बार बार दे देते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप देखिए कि वो जो लोग थे वो हमारे तो नहीं थे। सेनेटर एजाज चौधरी अपने बेटे को क्या नहीं कह रहे थे कि हमने फौज का एक गमला कोर कमांडर हाउस का तोड़ दिया। जो अपना हमारे वकील थे न्याजी साहब हसानुल्लाह न्याजी, वो जनरल की पैंट जो है कोर कमांडर की लहरा रहे हैं सोटी में डाल के। डॉक्टर राशिद यास्मीन साहब कह रही है कि हमने उधर जाना, कोर कमांडर हाउस जाना। ये एडमिटेड फैक्ट है, और एक्सप्रेस टीवी पे बहुत दफा ये चला है, बाकी टेलीविजन बाकी भी जो इंटरनेशनल न्यूज कंसर्न्स हैं उन पे भी चला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब भी मेरी तो जाती तौर पर मशवरा होगा न्याजुल्लाह न्याजी साहब से कि एक चूंकि ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन, ये खान साहब को ये मशवरा दें। इनके अब 14 ग्रुप बन चुके हैं आज के दिन तक। तो ये आपस में ये जो तकसीम वो इनको कमजोर कर रही है। पहले भी इन्होंने 3 इज्तिमा करके देखे हैं और बहुत सारी रैलियां करके देखी हैं। आपको देखिए पंजाब में से कोई भी नहीं बाहर निकलता। अल्टीमेटली लोग जो आए हैं वो KPC आए हैं। अब भी ये जब चूंकि मुल्क जो है हमारा दुश्मन अनप्रेडिक्टेबल है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वाजिब कहा, और उस अपना न्याजी साहब ने भी वाजिब कहा कि जो अपना पाकिस्तान और जो भी है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके लिए पॉलिटिकल जो है स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो अब भी अगर कोई चीज प्रिवेल करेगी तो वो डायलेक्ट करेगा, मुज़ाकरात करेगी। आज भी सीनियर जर्नलिस्टों ने, जिसमें बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, आपके चैनल पर एक्सप्रेस भी से थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपने आज भी मिनिस्टर गौर साहब जो कि शरीफ आदमी है, हमारे साथ पेश होते हैं, इनको ऑफर की है। सिंधु साहब, ही वाहिद रास्ता है यकीनी तौर पर, और सारे स्टेक होल्डर्स के इस बात पे इत्तेफाक भी है, और हमने देखा कि सीरियसली मुज़ाकरात शुरू भी हुए। लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि हर बार मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और फिर तहरीक इंसाफ को मजबूरन, चाहे वो तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, अव्वल तो सारी नाकामी हुई जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तो क्या वजह है ऐसी कि फिर तहरीक इंसाफ को एहतजाज का ऐलान करना पड़ता है? जी देखिए, असल में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड ये करेंगे, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका लॉ में, कि कुछ चीज़ें जो अदालतों ने तय करनी है, जो हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम एक काम को कोई ना कोई एक सियासत का या कौमी असम्बली का या सेनेट का कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक तो बना सकते हैं। कुछ अगर ये 100 चीज़ें देंगे तो हो सकता है 25-30 पे अग्री हो जाए या 50 पे अग्री हो जाए। उस वक्त भी मिनिस्टर गौर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, शरीफुल नफ्स आदमी है, लेकिन उन्होंने 3 दिन पहले मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ ये थी कि हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। भाई इस तरह से बात नहीं चलती। और मैं अहमद डोगर साहब हमारे भाई हैं, 2008 में मेरे साथ MP थे पंजाब में पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस दिन वो भी उस मुज़ाकराती टीम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बातें दुरुस्त हैं आपकी सारी, लेकिन प्रॉब्लम ये है, चूंकि ये तर्जुमान है, ये खान साहब को बताएंगे कि जब ये वहां पे जाते हैं तो वहां से इनको इनकार हो जाता है जी, और हर कोई अपनी अपनी बात करता है। तो ये पॉलिटिकल इस्तेकाम, पॉलिटिकल जो सॉलिडेरिटी है, ये किस तरह से आएगी? मैं अब भी इनको मशवरा देता हूं, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अब भी ये मुज़ाकरात की टेबल पे आए, कोई ना कोई हल निकल, हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पे हल निकलते हैं, कभी इस तरह से हल नहीं निकलते। बड़ी बड़ी तहरीकें हमने देखी हैं, हमने अपना नेल्सन मंडेला साहब की तहरीक देखी है, हमने भिक्षु तहरीक देखी है, हमने इसके अलावा बहुत तहरीकें, इवन और बहुत सारी इस्लामिक जंगें जो हैं, उनका भी हल जो बाद में मुज़ाकरात की टेबल पे हुआ जी। तो इसलिए अब भी होगा, यही हल निकलेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं निकलेगा। आप ये फरमा रहे हैं कि जितनी मर्जी तहरीकें चलाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर दे, खैरात से इसका हल निकलेगा। मुझे जाना है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब की जानिब, उनसे ब्रेक अभी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, एक तरफ महाज मुल्क के अंदर गर्म है और दूसरी जानिब भारत के जो चैलेंज है वो दरपेश है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे दोबारा से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन को एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक से पहले मैंने सवाल छोड़ा था ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब की जानिब। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपके भी वक्त का, दोबारा आपको शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले टाइम नहीं मिला। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल में मैंने आपसे ये भी पूछना है अभी कि जो हमारे दो फूद बाहर गए हैं और कितना ये ज़रूरी है, लेकिन अभी इससे पहले उसकी जानिब हम बढ़ें, पहले मुझे आपसे ये जानना है कि मौजूदा सूरत हाल में यकीनी तौर पर हमने देखा कि जब भारत के साथ महाज गर्म था जंग का, तो एक यूनिटी का मुजाहिरा हमने किया। अभी मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि महाज वो भी गर्म ही है, अभी हालात कूल डाउन नहीं हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कितना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि PTI ने एहतजाज का ऐलान किया है। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बिकॉज मैं जो डाइसेक्ट करूंगा वो पूरी जो हमारा हॉस्टिलिटी थी वो पीरियड को देखेंगे कि व्हाट वाज क्रिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान में, कौन क्या कर रहा था ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी, और जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया तो उसमें बड़ा चेंज आया पाकिस्तान में और बाहर की। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली जाता रहा हूँ भारतीय चैनल्स को, ये था प्री हॉस्टिलिटी, और मजे की बात है, सॉरी टू से दिस इज आई एम कोटिंग इंडियन जो एनालिस्ट थे, वो कहते ब्रिगेडियर साहब ये भूल जाओ कि जो है ना पाकिस्तान बचेगा जब हम आगे से हमला करेंगे तो 3 एंटिटीज आपको पीछे से मारेंगे। अभी मैं कोट कर रहा हूँ, वन इज BLA, ठीक है, जो फितना और हिंदुस्तान है, दूसरा TTP और तीसरा PTI। आई वाज एक्चुअली शॉक कि दिस इज द काइंड ऑफ परसेप्शन नैरेटिव की वहां पे बड़ी उम्मीद थी। और मैं एक और आपको बताता हूँ, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो गया होता तो शायद ये चीजें दुरुस्त साबित होती। दिस वाज द काइंड ऑफ परसेप्शन दुश्मन के माइंड में। एक तो आई थिंक इस पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, जब हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट होती हैं और भारत पहले अटैक करता है तो उस वक्त तक आई थिंक जब तक सुबह पता नहीं चला कि फोर्स ने फाइट दिया इनको और इनके जहाज गिराए हैं, क्या नैरेटिव था PTI के जो आई थिंक सरकर्दा आई वुड से, जिनको बाद में डिसऑन भी नहीं करते वो लोग बाहर बैठे हुए कि जी आप रोक नहीं सके, दे वर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरमाइन। कोई कह रहा था जी फौज नहीं है, फौज और अवाम में बड़ी दूरी है, और फिर अल्लाह ताला का फजल हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से इसको लड़ा, फिर जाके चीजें जनाब चेंज हुई। आपको याद होगा इनके बड़े स्टेटमेंट्स आते रहे वहां से जी के ये, और मुझे बड़ा अफसोस होता है। और साउदर्न यूपी की फिर मुझे बात याद आती है, अभी जरा हार्ड हो जाएगी कि वॉर टाइम में, और अभी ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ बाय द वे, और मोदी साहब ने भी कॉल एक दी थी गुजरात से, मुझे याद है कुछ दिन पहले, जब उसने कहा था कि गोली खाएं, और साथ उसने अपील की थी कि जी आप उठ खड़े हो। तो कोई उम्मीदें हैं भारत को कि शायद जो है ना क्योस की फिजा हो तो उसमें शायद कुछ स्पेस निकला है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, इट वाज ओनली आफ्टर पाकिस्तान ब्रोक देयर जॉज फिर जाके आई थिंक नैरेटिव बदलना शुरू हुआ PTI का भी, तो ये एक फैक्ट है। बाकी इसको ठीक है पोलिटिकली आप जिस तरह मर्जी, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है। आई वाज रियली शॉक जब भारतीय मीडिया कह रहा था कि आपको 3 एंटिटी पीछे से मारेंगे, ओपन कॉल्स थी, गौरव आर्या सुनने, जनरल बख्शी, एक तो और इनके रिटायर्ड मेजर है। तो ये तो है जी टोटल आई वुड से जहाँ पे बात आती है कि जी बहुत सपोर्ट, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इसको देखना चाहिए। क्या आज PTI डिसऑन करती है इन सबको, और आज भी अगर चेयरमैन के ट्विटर अकाउंट से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अगेंस्ट चीजें आती हैं, मतलब बड़े शर्म की बात है। जिसकी इस वक्त आलम इस्लाम में उनको एज अ मिलिट्री लीडर तस्लीम किया जा रहा है, इज बीइंग कॉल्ड एज सेकंड सलाउद्दीन अय्यूबी, और इसमें अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, पाकिस्तान की कौम की दुआएं और जो यूनिटी। अभी आ जाते हैं जो आई थिंक डिप्लोमेटिक एफर्ट है। एक तो भारत का जो था आई थिंक एफर्ट वो काफी हद तक डेंट हुआ है, किसी बड़े आई थिंक फोरम पे वो अपना मुद्दा नहीं कर सकता। और आई थिंक जो हमारा ब्रेक थ्रू हुआ है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे इवन रशिया में, अभी निशाद जैन साहब ने आई थिंक बड़ा अप्रिशिएट किया द वे ही वाज रिसीव्ड बाय सर्जी लेवरोव, तो हाईएस्ट लेवल पे एक तो इंटरेक्शन है। दूसरा ये सारा बात वही है कि विक्ट्री हैज यू नो हंड्रेड्स ऑफ सन्स, और जो होती है ना डिफीट ये ऑर्फन होती है। तो भारत को जो झटका लगा है अल्लाह के फजल से ख्वाजा पाकिस्तान ने दिया है, तो ये वही ख्वाजा पाकिस्तान ने 1.5 साल से इनको मलून किया गया, जिन पे 9 मई का अटैक किया गया, जिनको अंडरमाइन किया, और गौरव आर्या कहता है जी कि दे अटैक द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो काइंडली इन चीजों को भी गौर करें, मतलब ये हमारे दिल से निकलती है। हमारे जब जवान शहीद होते हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज सेट टू मूव ऑन अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। इकोनॉमिकली हम यहाँ पे टर्की में आपको सुपर स्टेट कहा जा रहा है इस्लाम की, आपको इस्लामिक सुपर पावर कहा जा रहा है, तो टर्की वाले कह रहे हैं जी कि हम विल नॉट लेट इट फॉल, चाइना के सपोर्ट देखें, और भारत में मातम है। और अगर मोदी की ये कॉल है कि क्योस और जहान उठ पड़े और साथ ही रेजोनेट करती है, तो फिर देख लें कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसकी थोड़ा सा शर्म कर लें
थोड़ा सा मेरे ख्याल में देख लें पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। साहब बिल्कुल बड़ा आपने जितनी भी बातें की बड़ी वैलिड बातें की हैं। मौजूदा सूरत हाल में यकीनी तौर पर भारत तो इस ताक में है ना कि आपस में इनके कोई मसले मसाइल हों और उसको बहाना मिले फिर कि उसको जो सुबकी का सामना उसकी सुबकी खत्म हो। लेकिन क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में हालात को कूल डाउन करने की कोई आपको ऑप्शन नजर आती है? जी बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ कि पहले जो है आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। मैंने कहा ना ऑपरेशन सिंदूर में तो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि ये भी सिर्फ हॉल्ट हुआ है। यू नेवर नो, इस बंदे का पागल का पता नहीं है। बाकी इंशाल्लाह हमारी तैयारी है, इलेक्शन भी हुए हैं, आई थिंक हम लोग दूर बैठे हैं यहाँ पे जो है, लेकिन ओवरऑल सस्पेंड यही है कि जो है वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून ने अगर वोट्स लिए हैं तो उसको एक्नॉलेज करें भी। ये पुराना रोना पिटना जो है आई वुड से पिट स्यापा चलता रहेगा कि हर दफा आपने यही करें। पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड। बाकी उसमें डेफिनेटली आगे जहाँ चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो लेट्स से भारत के खिलाफ नैरेटिव, वहाँ पे एक रिफ्री की जरूरत है। और आप देखें इकोनॉमिकली माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा टेक ऑफ किया। वही पाकिस्तान है जिसको यही पार्टी आई थिंक ऑलमोस्ट दुआएं करती रही कि श्रीलंका बन जाए, मतलब इंक्लूडिंग देयर चेयरमैन। सॉरी टू से हम लोग भी के जमाने में बड़ा सपोर्ट करते हैं। अफसोस होता है कि अपने मुल्क को तो आप इस तरह ना करें ना, कितना अंडरमाइन करें। तो उन्होंने सारा करके देख लिया। आपने बड़ी वैलिड बात ये की है पाकिस्तान हैज टू बी मूव फॉरवर्ड। ब्रिगेडियर साहब आपकी जाने में दोबारा आऊंगा। न्याजुल्लाह नज़ीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी वैलिड बातें की हैं ब्रिगेडियर साहब ने। मौजूदा सूरत हाल में अभी भी क्योंकि भारत को तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है हर महाज पे, तो भारत आप नहीं समझते कि इस ताक में है कि इनके अंदरूनी जो मामलात हैं वो खराब हों और हालात खराब हों और उसको फिर मौका मिले हम पे चढ़ाई करने का दोबारा से? तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज रही हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ बेहतरी की जानिब जाना चाहिए तहरीक इंसाफ? देखें, मैंने पहले भी बताया है कि एक तो इमरान खान ने जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये 27 मार्च में मुलाकात हुई। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब उन्होंने पैगाम भेजा तो ये पैगाम मुझे आया कि आप मोदी और इंडिया के खिलाफ पूरी कौम मुतहद हो। मैं यानी उनका ये पैगाम था, इस पे तो कोई शक नहीं है। अब आप जो इंटरनल इश्यूज हैं पार्टीज के वो मामलात चल रहे हैं। अब अगर के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह सदू साहब ने कहा ना कि स्पोक्स पर्सन है, अब स्पोक्स पर्सन को इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही कि अगर मैं कोई इमरान खान की स्टेटमेंट आपके सामने दूं तो स्पोक्स पर्सन को बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच के आर्डर के मिलने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने कहा कि जी ये लोग बाहर निकल नहीं सकते। जहां खान साहब की बहनों को आप मिलने जाती हैं, आप उनको उठा के पुलिस आती है और वो चक्री जाके कहीं छोड़ आती है। तो इस तरह के हालात हों, और ये हालात देखिए, हालात कौन पैदा कर रहे हैं? यही पैदा कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ये मुज़ाकरात साथ कहते हैं और हालात भी ये पैदा कर रहे हैं कि जहां अदालतों के आर्डर को भी नहीं माना जा रहा, तो फिर आप देखें कि फिर कैसे हालात है। जहां तक इंडिया का है, मैंने पहले भी जहां प्रोग्राम में कहा था कि हम मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब। न्याजुल्लाह नज़ीर साहब आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गुफ्तगू सुनी होगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब की। उन्होंने कहा जो आपके लोग, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, जो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बाहर बैठे बातें कर रहे थे और जो उनके बयान सामने आए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यहाँ बैठ के डिसऑन तो नहीं किया ना उनको, तो ये करना नहीं चाहिए था आपके ख्याल में? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि बतौर स्पोक्स पर्सन मेरी 2 मीटिंग्स हुई। खान साहब ने एक जाफराबाद ट्रेन वाकया पे और एक जो था KPK में टेररिज्म जो था उस पर मैंने 2 स्टेटमेंट दी और मेरे ट्वीट से वो पैगाम चले। लेकिन आप किसी की स्टेटमेंट, मैं खान साहब की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, बानी चेयरमैन की बात। अगर आप सुबह मेरी मुलाकात कराते हैं, मैं कल आके आपके प्रोग्राम में बयान दूंगा। लेकिन अगर जितने तक कोई बयान इंडिविजुअल देता है, उस बयान की मुझे तो नहीं पता किसने क्या बयान दिया है, लेकिन जहां तक चेयरमैन का बयान है उस बयान की मैं तायद कर सकता हूं कि उसने मेरे सामने ये। लेकिन सर आपकी मुलाकात नहीं हुई, वैसे तो मुलाकातें चल रही हैं, जिस तरह अभी सेनेटर साहब भी मिलके आए अली जफर, और उससे पहले बानी PTI जो बल्कि चेयरमैन PTI हैं वो भी मिलके आए, तो मुलाकातें तो चल रही हैं उनकी। मैं बताता हूं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच ने फैसला किया कि ट्यूसडे को इमरान खान के 6 लायर्स की मीटिंग और उसकी फैमिली की होगी और थर्सडे को पॉलिटिकल वर्कर्स की या फ्रेंड्स की मीटिंग होगी, तो क्या मदावत है कि तर्जमान PTI बानी, जिसको बाकायदा इजाज़त है और नाम होता है लिस्ट में, सुबह भी मेरा नाम है, सुबह ट्यूसडे और मेरा नाम है, उनको मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? आपने खुद तय किया ना, कंसेंटिंग आर्डर है, जेल अथॉरिटीज और हमारे जो कोऑर्डिनेटर उनका कंसेंटिंग आर्डर है, तो आप मुझे मुलाकात की इजाज़त दें, मैं आपको बतौर स्पोक्समैन आपको आके इमरान खान की वो स्टेटमेंट दूंगा जो मुझे बताएंगे।
बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपको ये गिला है कि अदालती अहकाम के बावजूद है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, लिस्ट में नाम होता है, लेकिन ये सवाल हम रखेंगे ब्रेक के बाद सेनेटर ताहिर खलील सिंधु के सामने। लेकिन ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले जो तर्जुमान बानी PTI हैं वो ये गिला कर रहे थे कि मामला वहाँ पे ख़राब होता है जब एक्सेस नहीं दी जाती बानी PTI तक और मुलाकातें नहीं कराई जाती हैं अदालती अहकाम के बावजूद। तो सेनेटर साहब, सिद्धू साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, इस पर तो सबका इत्तफाक है, जिस तरह ब्रेक से पहले भी आप फरमा रहे थे कि हल जो है वो एक ही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये मामला बड़ी हद तक वैलिड भी है कि हमने देखा बारहा कि अदालत हुक्म देती है, मुलाकात कराई नहीं जाती। तो इस तरह के मामला तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो रिजॉल्व करें। देखिए जी, जो ब्रिगेडियर साहब ने एनालिसिस किया, बड़ा पुरमगज़ एनालिसिस उन्होंने किया है कि एक तरफ हमारा जो दुश्मन है, सबसे पहले मुझ पे बात करूंगा, वो बड़ा उसकी जानिब में आना, लेकिन पहले सवाल को जवाब खानी पड़ी। देता हूं जवाब। लेकिन इनका दूसरे मसले भी है कि इनकी एक मैं बताता हूं, इनको पता सर को, न्याजी साहब को, कि एक पिछले 2, 3, 4, 5 हफ्ते की बात है, मुलाकात का दिन था और कोई नहीं गया, ना घर से को गया ना वकला में से गया, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद कहते होते थे कि वसूल जो है कानून सबके लिए है, ये रोजाना मिलते हैं। अभी परसों इनका फैसल चौधरी मिल के आया, दूसरे अली जफर साहब मिल के आए हैं, सारे मिल के आए हैं, डेली मुलाकातें हो रही हैं अभी। और इसके अलावा हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये हाई कोर्ट में केस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन राइट नाउ, जब तक अदालत उसको नहीं करती। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसको हम प्रेफरेंस तो नहीं दे सकते मतलब। और दूसरा, ये मैं बार बार कहता हूं कि जिनसे ये बात करना चाहते हैं, जिनको ये मीर जाफर, मीर सादक कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, ये 50% इनका काम हुआ है कि ये मानते वो नहीं मानते, उनको मानना भी नहीं चाहिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अच्छा सिद्धू साहब, आपकी बात नहीं दी जा सकती, तो मौजूदा सूरत हाल में जब हम बात कर रहे हैं कि महाज गर्म है, इस स्पेशल क्योंकि हालात चल रहे हैं, तो इसमें रियायत नहीं बनती, या रियायत आप क्या समझते हैं, नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, मैं फिर दोबारा बड़े अदब से कहना चाहता हूँ आपके सामने कि ये तो हर बात में, किसी की शादी हो तो वहां से जी पहले बानी को निकाले, किसी का वलीमा हो तो बानी को निकाले, कोई मसला तो बानी को निकाले। भाई इससे शुक्र है, अल्लाह ने करम किया है। हम ये नहीं कहते, हम किसी ने दोबारा कहते कोई एहसान नहीं किया, लेकिन ये जंग हमने जीती और सफारती सतह पर भी जीती। लेकिन इनका अब भी यही मुतालबा था कि पहले उनको निकाले, पहले मुलाकात करें। ये पैटी इश्यूज हैं, ये तो हमने अंदरूनी तौर पर तय करने हैं ना, जिस तरह से करने हैं। आए बैरिस्टर गौर साहब ने को कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। वो जवाब दें और उसके बाद कोई ना कोई हल निकलेगा यार। इससे बढ़ के कोई हल नहीं डायलॉग के अलावा निकल सकता। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो अपने अदारे हैं उनको तो कम से कम मुतनाज़ा ना बनाए। इसी खाकी वर्दी वालों ने जो अपना न्याजी साहब लहरा रहे थे, एहसान न्याजी अपने शीशे में डाल के, इन्हीं ने हमें बचाया ना पूरी कौम को। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे वो फौज का जवान जो है वो पसंद है, जो बाहर बैठा सरहदों पर मेरे बच्चों की हिफाजत कर रहा है। वो पसंद दहशतगर्द नहीं है जिस तरह इन्होंने 9 मई को किया, व्हाट्सएवर, एक ही भैया वक्त सारे हमले एक जगह पे हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी दुरुस्त करना पड़ता है। सीनियर है, उनको पता है कि हम एक मुहावरा बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द अक्यूज्ड। इन अदालतों में मैं भी वकील हूं, अदालतों में हम यही कहते हैं। तो इसलिए इनको देखना पड़ेगा और सब्जेक्ट टू लॉ चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बेशुद्र मुहार आप रेड जोन में जाए, कभी आप दरख्त जला दे, कभी आप कुछ कर दे और उस वक्त किसी का साकब नुसार ना बिछड़े, उस वक्त वो उनके साथ मिला हुआ था। ऐसे नहीं होगा जी। ये होगा जब आप बिल्कुल तरीके के साथ चलेंगे और गवर्नमेंट को अपना, ये बड़ा बहरहाल आपने वैलिड पॉइंट उठाया कि तरीके के साथ चलेगा। ये नहीं हो सकता कि फिर आप जो है पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें भी करें और फिर महाज भी आप गर्म रखें। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हमने पहले भी बात की और हमने यकीनी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई है और भारत की झगड़साई भी हुई है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल जो देखी जाए, हमारे 2 जो वफूद हैं वो गए हैं। क्या समझते हैं कि कोशिशें जो है हमारी भारत को मजीद उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा? पाकिस्तान की जानिब से अब तक जो कोशिशें की गई हैं वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगी, क्या समझते हैं आप? आई थिंक पाकिस्तान का एक तो डे 1 से जो स्टांस है वो बड़ा अप्रिशिएट है। देखिए, लोग बहुत इंटेलिजेंट है एंड आई वुड से इवन अभी भारत में भी एक अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई है। डिफरेंट तबका वो मान रहा है कि राइट फ्रॉम पहलगाम जितना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि आप इंक्वायरी कराएं, उसके बाद भी अगर कंडक्ट देख लें, उन्होंने हमारी जो है मसाजिद पे हमले किए और बच्चों को शहीद किया, जबकि इधर से मेनली मिलिट्री टारगेट्स को यूज किया गया। और फिर मीडिया का आई थिंक बड़ा रोल है। आई वुड से इवन आपके चैनल का है, बाकी सोशल मीडिया है, कि आपने सच को सामने रखा और जिस तरह भारतीय मीडिया ने फिर अपना मजाक उड़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट जो स्टांस रहा
कि फाइनली उनको एक्नॉलेज करना पड़ा अभी उनके CDS ने सिंगापुर से जाकर कि जी हाँ हमारा नुकसान हुआ है, अभी तक वो सही तरह एक्नॉलेज नहीं किया। दुनिया तो देखे, मैं हमेशा कहता हूँ ये वो वॉर है जो सैटेलाइट के जरिए लाइव देखी गई, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल और किसी हद तक हमने खुद भी, बिकॉज अलग तरह से वो टेक्नोलॉजी है। तो उसमें जिस तरह DIS पे आने का कि एक बुलेट भी फायर होती है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर है, तो लोगों को बड़ा क्लियर है क्या हुआ है, कितने बेसिस इनका तबाह हुआ, S-400 के साथ क्या हुआ, रफेल गिरे। तो एक तो ये आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा जो मॉरल स्टांस था फ्रॉम डे वन, आई थिंक इसमें वी शुड अप्रिशिएट दी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप दोनों के। शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ है, बाकी एयर चीफ है, और जितने भी आई थिंक वज़रा हैं, इन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो आई थिंक दे वेंट ऑन द रिकॉर्ड, साथ साथ ब्रीफिंग्स हुई और वो अप्राइज करते रहे। तो आई थिंक उस लिहाज से आपको इतनी बड़ी स्पेस बन गई है। और भारत ने फिर जो बोंगियां मारी है मसलन टर्की को जी बायकॉट करेंगे, फलाना करेंगे, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट है कि किस तरीके से भारत जो है डिमीन करता है। याद आ गया जिस तरह पहले आप भी हवाला दे रहे थे वहाँ के जो तज्जियाकार हैं उनका, तो अभी मैं कल ही सुन रहा था उनके एक तज्जियाकार जो बड़े मशहूर भी हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर हमारे 6 जहाज आपने गिराए हैं, खैर है 12 भी गिरा देते तो खैर थी, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है। तो सुबकी में हाल तो ये कि समझ कुछ नहीं आ रही है और बुखलाए हुए बयान दे रहे हैं सारे। तो देखो देखें, अभी जब आपने शुरू में झूठ बोला, देखें वो तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से कैप्चर कर चुके थे। और उसके अलावा जब ज्यादा देखें, अल्टीमेटली ये भी देखना चाहिए, अल्टीमेटली इट वाज फाइट विद एसिमेट्रिक वॉर थी। मतलब हमारे रिसोर्सेज कम है, इकोनॉमिकली साइज छोटा है, हर लिहाज से आप बड़े हैं। और इवन मैं कहता हूँ बराबर भी, हालांकि बराबर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा उनको फैंटी चली। तो वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक स्मॉलर पार ने आपको जो है टेक्निकली में ठोक दिया। तो अभी आई थिंक नैरेटिव में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है मोदी को विद इन ऑल्सो। सुब्रमण्यम स्वामी जो RSS का बहुत बड़ा उससे गुंडा है, लेकिन डेफिनेटली BJP का लीडर है, उसने कहा जी 5 जहाज गिरे और ये झूठा आदमी है और ये डिसऑन कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो आई थिंक इंटरनली भी, मॉरली, डिप्लोमेटिकली जो है पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। और ये बड़ा ऑफेंसिव आई थिंक पाकिस्तान ने मूव किया है कि बड़े कैपिटल में जाके ब्रीफ करें और साथ साथ सच बताया। दुनिया ने आई थिंक अभी अप्रिशिएट भी किया है। दूसरा जो है पाकिस्तान इज बीइंग नाउ आल्सो, देखें एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर से बचाया इस रीजन को। एक ट्रिगर हैप्पी आदमी है मोदी, और आप इस तरीके से उसके दांत खट्टे किए, फिर आपको उसको सोचना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज गारंटर ऑफ अलग ऑफ सिक्योरिटी इन साउथ एशिया रीजन की बात है, क्योंकि खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वॉर तो बड़ा नुकसान था। तो उसमें आप देखें साउथ एशिया में कैसे रैली किया गया। फिर चाइना से आप देखते हैं, तो गौर साहब हमारे दोस्त हैं, वो आते रहते हैं, जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी की उन्होंने डिफेंस किया है। और भारत को भी समझ नहीं आ रही कि अगर अभी साख की बात हो रही है कि विदाउट इंडिया भी साख चल सकती है, ये चाइना लीड कर सकता है। फिर एक आई थिंक नया सिस्टम बना रहे हैं आर्बिट्रेशन का, चाइना ने और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है। अगर ठीक है फिर बातें नहीं सुनी जाती तो हम UN भी नहीं सुनती, वहाँ 70-80 मुल्क का फोरम बना दिया गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव मूव, और इस वक्त स्पेस भी आपके पास। बट इसके बाद जिस आई थिंक हमारे एक्स जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिन्होंने साहब ने भी कहा कि नाउ वी शुड एक्चुअली वी आर अ डिफरेंट पाकिस्तान। अभी 10 मई के बाद एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है यकीनी तौर पर। और हम मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। ब्रेक के जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल पैनल के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से जो सफारती महाज पर कोशिशें जारी हैं, ये किस हद तक कामयाब हो पाएंगे और किस तरह से पाकिस्तान को मजीद इफेक्टिव बना सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फिर से हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हमने पहले भी हासिल की हैं, जो वफूद भेजे गए हैं, इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले नियाज़ुल नाज़ी साहब आपसे ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये बताएगा कि आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में। और सबसे पहले आपने जिस तरह बात की कि जो इस तरह के हालात थे, जब हालात खासे गर्म रहे, तरीके इंसाफ के किरदार पे सबने आपको अप्रिशिएट भी किया। अभी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से जो 2 वफूद भेजे गए हैं दीगर ममालिक में, क्या समझते हैं कि कामयाब किस हद तक की कोशिशें हो पाएंगी और इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश आपको लगती है? देखें जी, जो सफारती वो तो जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं अभी यही बता सकते हैं कि इनकी पॉलिसी तो ये दे रहे हैं ना, फॉरेन पॉलिसी इनके फॉरेन मिनिस्टर है या इनका डिफेंस मिनिस्टर वो बताएंगे कि इनके सफारती वफूद क्या। और इसमें आपका गिला भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया, क्या वो गिला दूर हुआ? मुझे कंफर्म कीजिएगा। हम तो
तो वही मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि आपने जो कहा ना कि हम तो आपको कह रहे हैं कि मीडिया को एक्सेस दे दें। इतने बड़े हालात हैं मुल्क, इतने सर्कमस्टांसेस हैं और एक बड़ी बिग पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, ना मीडिया को एक्सेस दे रहे हैं ना हमें दे रहे हैं कि हम खान, क्योंकि हम तो जो भी चीज़ मुज़ाकरात में जाते हैं तो खान साहब से जाकर मशवरा करना हो, आपको भी एक्सेस नहीं दे रहे, हमें भी नहीं दे रहे और शामिल भी नहीं कर रहे। तो ये बता सकते हैं कि इनके, हमें तो लगता है कि इनके जो मामलात हैं, पहले भी आप फॉरेन पॉलिसी भी देखें, जो इंडिया के साथ जंग उसमें हालात आपने देखे, ना नवाज शरीफ उस दौरान बोला न मरियम का कोई बयान है और डिफेंस मिनिस्टर के आपके सामने बयान आते, तो ये बता सकते हैं, गवर्नमेंट ही बता सकती है कि आपके इनके वफूद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सिद्धू साहब, आपकी जानिब में आऊँगा इसके बाद, लेकिन इससे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की जानिब चला जाऊँ। ब्रिगेडियर साहब, आप ये फरमाएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान कोशिशें कर रहे हैं क्या ये काफ़ी हैं या और भी आप समझते हैं कोई ऑप्शन बाकी मौजूद हैं? ये एक तो आई थिंक जो कमर चीमा साहब हैं उनका एक थीसिस है कि ब्रिगेडियर साहब से रब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। सेनेटर तारिक खलील सिंधु साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो यकीनी तौर पर हमें कोशिशें करनी चाहिए और पाकिस्तान ने बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से अपनी जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुँचाई है और भारत को गलत साबित किया है। क्या समझते हैं कि ये कोशिशें जो पाकिस्तान कर रहा है इसमें किस हद तक हम कामयाब हो पाएंगे? और दूसरा, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गिला है और जंगी सूरत हाल में जिस तरह आपने भी कहा कि हम सारे एक थे, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शामिल नहीं करना चाहिए थे इसमें जो वफूद भेजा है? आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया और आई विल बी आल्सो वेरी कन्फाइंड पर्टिनेंट जवाब दूंगा कि ये जो तदब्बर और तकब्बर की जंग थी, ये तदब्बर जीता है, तकब्बर हार गया। और इस वक्त जो हमारे सफारती रिलेशंस हैं, वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने जो नायब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और राइट नाउ इंडिया जो आइसोलेशन में चला गया। अमेरिका उसके साथ नहीं, ईरान उसके साथ नहीं, रशिया उसके साथ नहीं, जो उसका बड़ा खास दोस्त होता था, EU अपना यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक उसके साथ नहीं है, गल्फ उसके साथ नहीं है, तो वो हमें सफारती तौर पर पहले तनहा करते थे। इस दफा ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने बुनियाद झूठ पे रखी और पूरी स्टोरी थी वो कंकाक्टेड और फैब्रिकेटेड थी। इसलिए पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से फाते है और फाते रहेगा। बाकी जो दूसरी बात आपने की, ये हमारे मेरी सतह पे तो मैं तो VOP हूं, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरी सतह पे ये फैसले नहीं होते, ये प्राइम मिनिस्टर या और दूसरी सतह पे फैसले होते हैं। इसीलिए आपसे राय पूछी जा रही है कि क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह आपने भी बरमला इजहार किया कि हालात इतने कशीदा अभी भी हैं यकीनी तौर पर, और फिर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बयान भी आपसे कुछ देर पहले, जब कुछ दिन पहले उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया, तो हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी राय में क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शामिल नहीं करना चाहिए था यूनिटी के तौर पर? देखिए नहीं, बात ये नहीं है, बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने जाना था, गवर्नमेंट ने फैसला करना था, गवर्नमेंट ने फैसला किया है। और राइट नाउ जो जिस तरह से अभी देखे ना, अभी जो ट्वीट की जो ब्रिगेडियर साहब बात फरमा रहे थे और उसके बाद जो दूसरी बातें हो रही हैं सारा कुछ, तो इन हालात में मेरे जाती जो सोच है, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से। फिर कल को उधर जाके क्या भरोसा है, फिर कोई और उधर को मसला बन जाएगा और काम हो जाए। तो इस तरह से मैं जाती तौर पर तो समझता हूँ कि जो भी है, जो भी गवर्नमेंट ने फैसला किया, मैं तो मुझे तो उसी का सहारा है, अपनी पार्टी का साथ। इसका मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि अपना जो बिहेवियर है पाकिस्तान तहरीक को वो बेहतर करना पड़ेगा, तो फिर ये हालात बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।